हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इंडिया में जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ब्रिटिशर्स ने चालू की, उसके बाद बस्टर में जो रिबेल हुआ, इन सारी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट वी आर गोना डिस्कस टुडे, अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड में एशिया में फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है। तो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हुई थी, यहाँ पे डच थे, ठीक है, डच, जो वही डच, ठीक है, हॉलैंड वाले या नीदरलैंड वाले आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी कॉलोनीज थी। तो इन्होंने क्या किया, क्या इनका साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ब्रिटिशर्स के साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के सिमिलर था या कुछ अलग था? तो देखिए, जावा आज इंडोनेशिया में राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, बट once upon a time it was very well covered with the forest, जंगल था। it was not a kind of a rice agriculture area, it was just a forest. Colonial power in Indonesia were the Dutch, and as we will see there were many similarities जो फॉरेस्ट्री इंडिया में फॉलो हुई और जो इंडोनेशिया में फॉलो हुई, क्वाइट सिमिलर थे वो, क्योंकि इनकी नीड्स सिमिलर थी। जावा इन इंडोनेशिया वेयर इज द डच स्टार्टेड। वैसे इंडोनेशिया के कई सारे आइलैंड है, जिसमें से जावा में इन्होंने स्टार्ट किया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट हुई? जावा से स्टार्ट हुई। लाइक द ब्रिटिश, इनको भी टिम्बर चाहिए थे टू शिप बिल्डिंग इन 1600, क्योंकि ये सारी कॉलोनियल पावर थी, और कॉलोनियल पावर को सबसे ज़्यादा भाई ट्रेड करना है, और ट्रेड ले जाके कहाँ करना है? यूरोप में करना है। और आए कहाँ पे? यूरोप से घूम के एशिया में इतनी इतनी दूर तक आए हैं। तो कंट्रोल करने के लिए नेवी के साथ साथ शिप चाहिए ना, तो उस शिप के लिए उनको टिम्बर चाहिए थे। द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन, 3 लाख के करीब की ये पॉपुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस थे इन द फर्टाइल प्लेन्स, मतलब जहाँ पे मैदानी इलाका था, बट देयर वर ऑल्सो सो मेनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाले भी थे और नॉर्मल एग्रीकल्चर वाली भी कम्युनिटीज़ थी, दोनों तरह की कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती थी। द वुड कटर्स ऑफ जावा, ये कुछ फिगर्स आपको बता रहे हैं वुड कटर्स ऑफ जावा, देखिए। सो द वुड कटर्स ऑफ जावा एक ये कम्युनिटी थी। अब इस कम्युनिटी के बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन सी कम्युनिटी थी एंड वाई दे वर सो इम्पॉर्टेंट, कि इनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमने इंडिया के में ऐसी किसी वुड कटर कम्युनिटी के बारे में बात नहीं की। तो देखिए, द कलंगाज, याद रखिएगा, द कलंगाज ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। इनको फॉरेस्ट को कट करके उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, फॉरेस्ट से के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, लकड़ियों को पॉलिश करना, घर बनाना, ये सब में ये कम्युनिटी काफ़ी अच्छी थी। इतने वैल्यूएबल थे कि 1755 में व्हेन द माट्रम किंगडम ऑफ जावा, जावा का जो किंगडम है वो 2 पार्ट में जब डिवाइड हुआ, तो 6000 कलंगास फैमिलीज थी, और इनको इक्वली डिवाइड किया गया था 2 किंगडम में कि 3000 तुम्हारे पास, 3000 हमारे पास। Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces. तो किंग को अपना घर बनवाना हो या टीक फॉरेस्ट को लगवाना हो या उसको कट करवा के शिफ्टिंग कल्टीवेशन कराना हो, तो ये कलंगास वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। जब डचेस ने फॉरेस्ट एरियाज में 18th सेंचुरी में कंट्रोल स्टैब्लिश किया, तो उन्होंने कोशिश की कि ये जो एक्सपर्टीज़ इनकी है हमारे काम भी आए, तो ये डच क्या करें, हमारे ये कलंगाज हमारे लिए वर्क करें। लेकिन 1770 में कलंगाज ने रेसिस्ट किया बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट ऑफ जोना। उन्होंने अटैक भी कर दिया इस पर। हालांकि आप देखेंगे कि किसी भी केस में, चाहे ब्रिटिश इंडिया रही हो या वहाँ पे इंडोनेशिया में जावा रहा हो, ये आसानी से उस तरह के रिवॉल्ट को दबा देते थे। अब बात करते हैं डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की, कि क्या इनकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ब्रिटिशर्स के से सेम थी या काफ़ी अलग थी। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं। इन द 19th सेंचुरी व्हेन इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट द पीपल, द डच इनैक्टेड फॉरेस्ट लॉ। अब इनको लगा कि टेरिटरी से, पीपल से नहीं, हमें टेरिटरीज भी चाहिए, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से, हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो इन्होंने विलेजर्स को बोला कि अब तुम लोग भाई फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। अब जो कम्युनिटी फॉरेस्ट में रहती है उसको तो बहुत दिक्कत हो गई। नाउ वुड कुड बी ओनली कट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ऐसे ही नहीं काट सकते। जैसे
बोट्स बनाना हो, घर बनाना हो, एंड वो भी स्पेसिफिक फॉरेस्ट से कट करोगे, वो भी स्पेशल सुपरविजन में, कुछ रिजर्व फॉरेस्ट जैसा इन्होंने बनाया कि उसमें तो तुम्हें जाना नहीं है। विलेजर्स को पनिश किया जाता था अगर वो कैटल ग्रेज कर रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्टिंग वुड्स विदाउट अ परमिट है, या फॉरेस्ट की रोड से वो ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे हॉर्स कार्ट से या बुल कार्ट से, इन सभी केस में उनको पनिश किया जाने लगा, मतलब हैरान किया जाने लगा। जैसे कि इंडिया में फॉरेस्ट मैनेज किए गए थे शिप बिल्डिंग और रेलवे के लिए, सेम 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स जावा से भी एक्सपोर्ट किए गए, जहाँ पे बन रहा था, डच ने जहाँ पे भी अपना इस्टेब्लिशमेंट किया होगा रेलवे के लिए। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड, लेकिन इन सारी चीज़ों को काम करने के लिए क्या चाहिए? लेबर टू कट ट्रीज, ट्रांसपोर्ट करने के लिए लॉग्स, और प्रिपेयर्स फॉर द स्लीप्स, मतलब हम उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलक कार्ट से लेकर लोकल लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि डच इतने तो नहीं थे कि वो सारा काम खुद कर लें, तो लोकल लोगों की ज़रूरत जरूर पड़ती थी। तो लोकल लोगों को कैसे ये यूज़ करते थे? पहले इन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट की लैंड थी उस पर लगा दिया रेंट। क्या लगा दिया? रेंट। देखिए चालू कितने थे, पहले रेंट लगा, अब इस पर किराया देना पड़ेगा, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं रही, ये सरकार की ज़मीन है। फिर कहा अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम ये रेंट माफ़ कर देंगे। एक तो उन्हीं की ज़मीन पे रेंट लगा रहा, फिर उसी पे कह रहा माफ़ भी कर देंगे, एहसान भी ला दिया। और क्या किया? एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फॉर दीज रेंट्स, अगर वो कलेक्टिवली प्रोवाइड करें फ्री लेबर बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द टिम्बर, और इसको बोला गया ब्लैंड डॉगिनेस्टन सिस्टम। ये जिस अधिकारी ने पास किया होगा, ये दिमाग लगाया होगा, उसके नाम पे। लेटर इंस्टीड ऑफ रेंट, अब रेंट की जगह उन्होंने क्या किया, कहा कि एक काम करो, रेंट के चक्कर में ज़्यादा घाटा हो रहा है तो तुम्हें मजदूरी दी जाएगी और पहले से कम दी जाएगी, बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड, इसको रिस्ट्रिक्ट किया। कहा तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, रेंट वाले में ज़्यादा घाटा हो जा रहा है, तुम एक काम करो, मजदूरी लो लेकिन कम पैसा देंगे, और तुम फॉरेस्ट लैंड पे नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए कुछ लॉग्स हैं ट्रेन से, जो कॉलोनियल पीरियड में टीक्स को लेके जा रहे हैं फॉरेस्ट से कट करने के बाद। अब आते हैं साइमन्स चैलेंज। ऐसा थोड़ी है कि कहीं स्ट्राइक नहीं होती या अगेंस्ट में कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आएगा। साइमन्स चैलेंज, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म के खिलाफ ये थे कौन? तो ये चेहरा देख लीजिए। अराउंड 1819 सुरोनोक्टिको सैमिन ऑफ रेडुल ब्लाटुंग विलेज का नाम थोड़ा टफ है, अ टीक फॉरेस्ट विलेज बिगेन क्वेश्चनिंग द स्टेट ओनरशिप। इनके अकॉर्डिंग स्टेट ने ना विंड बनाई है, ना फॉरेस्ट बनाया है, ना अर्थ बनाया है, ना वुड बनाया है, तो ये इनका हो कैसे सकता है? सून द वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड, एंड इनको जो ज्वाइन करते थे इनकी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम क्या थे? इनके दामाद थे, सन इन लॉ का मतलब इनके दामाद, इनकी फैमिली वालों ने इनका मूवमेंट ज्वाइन किया। 1907 में 3000 फैमिलीज़ ने इसकी आइडियाज़ को फॉलो किया। ये देखिए इंडोनेशिया फॉरेस्ट, अब ये देखिए इंडोनेशिया का ये है और ये अलग अलग, तो इसी में से एक आइलैंड जावा जहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट हुई। सम ऑफ द 70s प्रोटेस्टेड बाई, तो ये क्या करते थे, जब डच सर्वे करने आते थे उस लैंड पे लेट जाते थे। दूसरों ने, किसी ने टैक्स पे करने से मना किया, किसी ने लेबर प्रोवाइड करने से मना किया, या फाइन प्रोवाइड करने से मना किया, तो अलग अलग तरीक़ों से विरोध करना शुरू किया, जिससे डचेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वहाँ पे। ठीक है। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, वॉर का डिफॉरेस्टेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डिफॉरेस्टेशन से कैसे डायरेक्ट लेना देना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में, और उसी के साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि जावा में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थी, कैसे डचेस ने शुरू किया, कैसे वहाँ फॉरेस्ट लॉ इनैक्ट किए, कैसे वहाँ की जनता से फ्री में काम करवाने की कोशिश की, और कैसे वो सेमेंटियंस का विरोध किया, और कैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।